अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दो टोक। मैं हूं किरण नाज। पाकिस्तानियों के लिए हर गुजरता दिन पहले से बदतरीन होता जा रहा है। गुर्बत ऊपर जा रही है, गरीब नीचे आ रहा है। आलमी बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक सिर्फ गुज़श्ता माली साल के दौरान गुर्बत बढ़कर 39.4% तक पहुंच चुकी है। खराब माशी सूरत हाल ने मजीद 1.25 करोड़ पाकिस्तानियों को गुर्बत की दहलीज पर धकेल दिया है, जिसके बाद मुल्क में गरीब पाकिस्तानियों की तादाद 9.5 करोड़ तक पहुंच गई है। यानी इस वक्त मुल्क की आबादी के तकरीबन 40% पाकिस्तानी गुर्बत का शिकार हो चुके हैं। शायद आने वाले सालों में ये सतह 50% से भी क्रॉस कर जाए। हालात इस नहज पर पहुंच चुके हैं कि आलमी बैंक पाकिस्तान के तरक्की के मॉडल को ही नापायदार करार दे रहा है। महंगाई, गलत पॉलिसीज और IMF के भंवर में फंसी पाकिस्तानी रुपए की कश्ती भी हिचकोले खा रही है। डॉलर 330 को छूने के बाद अब आहिस्ता आहिस्ता नीचे आ रहा है। उम्मीद की जा रही है कि शायद ये 250 तक आ जाएगा, लेकिन उन्होंने दिल्ली दूरस्त रही। सही कसर महंगी बिजली निकाल रही है। निगरां वजीर आजम का महंगे बिल्स में रिलीफ देने का वादा भी लॉलीपॉप निकला। निगरां वजीर तवानाई मोहम्मद अली ने वाजे कर दिया है कि अवाम बिल अदा करें और चोरी बंद करें, तभी कुछ रिलीफ मिल सकता है। हुकूमती वार्निंग के बाद मुल्क भर में बिजली चोरों के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन का आगाज भी कर दिया गया है। चोरों से 7 अरब से जायद रिकवर करने का दावा भी किया गया है। इस सब में अवाम बुरी तरह पिस गए हैं। पहले ही बिल अदा करने के पैसे नहीं हैं और अगर अब बिल नहीं भरा तो एक्शन की तलवार भी सर पर लटक रही है। लेकिन हुक्मरानों को कोई फिक्र नहीं है। वो तो सारा IPPs पर डालकर अपना दामन बचा रहे हैं। 90 की दिहाई में हमने IPPs के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया विदाउट रियलाइजेशन कि इसके जो कॉन्ट्रैक्ट्स हम कर रहे हैं वो इतने ड्रैकोनियन और इतने अनफेवरेबल हैं हमारी सोसाइटी और स्टेट के लिए। अब इस सूरत हाल में एक और खौफनाक इंकशाफ सेनेटर मुश्ताक अहमद खान ने किया। IPPs न सिर्फ बिजली पैदा न करके पैसे बना रही हैं, बल्कि हुकूमत से किए गए अपने मुआहदों की खिलाफ वर्जी करके 50% तक मुनाफा भी कमा रही हैं। हुकूमत से लेकर ऑपोजिशन तक तमाम ही सियासी जमातें महंगी बिजली का जिम्मेदार IPPs को करार दे रही हैं। तो फिर इनको मुल्क में लाया कौन? वो किसकी हुकूमत थी जिसने ये अवाम दुश्मन मुआहदे किए? पाकिस्तान में IPPs के लिए दरवाजे सन 1994 में पीपल्स पार्टी की हुकूमत में खोले गए। 80 की दहाई के वस्त तक पाकिस्तान में बिजली की सिर्फ 2 सरकारी कंपनीज थी, एक वाबडा और दूसरी KESC, जो मुल्क में तमाम पावर प्लांट्स को ओन करती थी और शहरियों को बिजली फराहम करने की जिम्मेदार भी थी। यही वो वक्त था जब पहली बार पाकिस्तान को बिजली की कमी का सामना करना पड़ा और उससे निपटने के लिए हुकूमत ने आलमी बैंक के ताउन से प्राइवेट सेक्टर एनर्जी डेवलपमेंट प्रोग्राम की बुनियाद रखी। यानी मुल्क को 13,000 मेगावाट की पैदावारी सलाहियत और 29,000 किलोमीटर तवील ट्रांसमिशन लाइन्स देने वाली सरकारी इदारे की सलाहियतों पर मजीद भरोसा नहीं किया गया। यहाँ नाज़रीन ये जिक्र करना जरूरी है कि जिस वक्त पीपल्स पार्टी की हुकूमत मुल्क में सरकारी बिजली घर लगाने के बजाय निजी बिजली घरों के लिए दरवाजे खोल रही थी, उससे सिर्फ 20 साल पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वजीर आजम जुल्फ़िकार अली भुट्टो जितनी भी निजी सनतें और कारखाने थे उनको कौमी तहवील में ले रहे थे। यहाँ सवाल ये बनता है कि इन दोनों में से कौन सी पॉलिसी सही थी? निजी बिजली घरों के लिए सन 1988 में प्राइवेट सेक्टर एनर्जी डेवलपमेंट प्रोग्राम 1 और 1994 में प्राइवेट सेक्टर एनर्जी डेवलपमेंट प्रोग्राम 2 शुरू किया गया। यही वो साल था जब मुल्क में पहली तवानाई पॉलिसी मुतारिफ करवाई गई। सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रोग्राम की सन 2007 की एक रिपोर्ट के मुताबिक 1994 की पॉलिसी के तहत मुल्क में 3 अरब डॉलर की सरमायाकारी आई और अगर 1990 से 1999 तक के 10 सालों को देखा जाए तो कुल 5 अरब डॉलर की सरमायाकारी आई है। लेकिन ये कामयाबी थी या नाकामी की बुनियाद थी? क्योंकि उस वक्त की हुकूमत ने जिन मुआहिदों के साथ आज वेलकम किया था, आज वही कौम के गले का फंदा बन चुके हैं। पहली कैपेसिटी पेमेंट, यानी प्लांट बिजली पैदा करे या नहीं, हुकूमत उससे बिजली खरीदे या नहीं, IPPs को अदायगी लाजमी करना होगी, जिसमें फिक्स्ड कॉस्ट, ऑपरेशंस, मेंटेनेंस, इंश्योरेंस और सूद की अदायगी शामिल थी। दूसरी एनर्जी पेमेंट, यानी प्लांट जितनी बिजली पैदा करेगा उसकी अदायगी शामिल थी, बल्कि कंपनीज को ये यकीन दहानी भी करवाई गई कि वो बल्क पावर टैरिफ और डिविडेंड को बैरून मुल्क मुंतकिल कर सकेंगे। सस्टेनेबल प्रोग्राम की रिपोर्ट के मुताबिक इन प्लांट्स को लगाते वक्त इन कंपनीज को ये इख्तियार दिया गया कि वो जिस जराए से चाहें बिजली पैदा कर सकते हैं, लेकिन पानी से बिजली का ख्याल दिल से निकाल दें। यानी सस्ती बिजली का दरवाजा बंद करके इंपोर्टेड फ्यूल की राह दिखाई गई और फिर हुआ कुछ यूं
जो कंपनीज आती रहीं वो हाइड्रो पावर की जगह थर्मल पावर की जानिब जाती रही और इंपोर्टेड फ्यूल से बिजली पैदा करके शहरियों का लहू जलाती रहीं। अगर आज की बात की जाए तो मुल्क में यही आईपीपीज 26,653 मेगावाट बिजली पैदा कर रहे हैं और सारी की सारी इंपोर्टेड फ्यूल से पैदा की जा रही है। वापडा तकरीबन 10,500 वाट पानी से सस्ती बिजली पैदा कर रहा है, जबकि एटमी तवानाई से भी तकरीबन 3,600 मेगावाट बिजली पैदा की जाती है। 1994 के बाद की हुकूमतें बदली, कई हुकूमतें आई। 2002 और 2015 में दो अलग अलग तवानाई पॉलिसीज भी आई, एक मुशर्रफ दौर में आई और दूसरी नवाज शरीफ के दौर में आई, लेकिन किसी एक ने भी आईपीपीज और उनसे किए गए मुआहदों को छेड़ा नहीं। बात सिर्फ इतनी नहीं है, बल्कि साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी के मुताबिक सरकारी पावर प्लांट्स भी बहती गंगा में हाथ धो रहे हैं और वो भी कैपेसिटी चार्जेस की मद में हवाम को लूट रहे हैं। साबिक वज़ीर आज़म के इन दावों में जो सबसे अहम बात है ना, वो ये कि कैपेसिटी चार्जेस सिर्फ निजी बिजली घरों को अदा नहीं कर रहे हैं, बल्कि सरकारी बिजली प्लांट्स को भी ये अदायगियाँ की जा रही हैं। अब सवाल ये है कि प्लांट्स तो सरकार की मिल्कियत हैं, फिर इन पर कैपेसिटी चार्जेस कैसे? इस मुश्किल वक्त में जब गरीब के लिए बिल अदा करना मुश्किल हो चुका है, क्या हुकूमत अपने प्लांट्स के कैपेसिटी चार्जेस माफ़ नहीं कर सकती? महंगे बिल्स की वजह अगर यही इजाफी बिजली है तो फिर एक नई तवानाई पॉलिसी लाकर इंडस्ट्रीज को गैस से हटाकर बिजली पर शिफ्ट क्यों नहीं किया जाता? जिन डिस्कोज में ज्यादा बिजली चोरी है वहां हंगामी इकदाम उठाकर नाकाम अफसरान को कटहरे में क्यों नहीं लाया जाता? ये अहम इशूज़ हैं और आज इसी पर प्रोग्राम में डिस्कशन करेंगे। मेरे साथ इकोनॉमिस्ट हैं डॉक्टर फ़ारूक सलीम साहब, इकोनॉमिस्ट हैं मुज़म्मिल असलम साहब, इसके साथ साथ सीनियर जर्नलिस्ट हैं अशरफ मलखम साहब। ये तीनों मेहमान प्रोग्राम में स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं। आप तीनों की मैं शुक्रगुजार हूँ। मुज़म्मिल असलम साहब, ज़रा आगाज़ में आपसे बात करना चाह रही हूँ। सर, आप PTI की हुकूमत का हिस्सा रहे हैं, चीज़ों को आपने बड़े करीब से देखा है। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी जो दावा कर रहे हैं कि कैपेसिटी चार्जेस का जो सबसे बड़ा बोझ है वो सरकारी प्लांट्स का है, इत्तेफाक करते हैं आप इससे? देख, बिल्कुल इत्तेफाक करता हूँ, लेकिन थोड़ा सा मैं आपने बहुत कॉम्प्रिहेंसिव और बहुत मतलब 1988 से लकीर खींची और 2023 तक बिल्कुल जिसे कहते हैं कि एक्यूरेट इंफॉर्मेशन दी है आपने। एक इसमें चीज़ मैं सिर्फ इजाफा करना चाहूँगा, वो ये कि जो IPPs के 3 ओनर हैं। नंबर 1 पाकिस्तान के सनतकार, नंबर 2 हुकूमत पाकिस्तान, नंबर 3 फॉरेनर्स। जो पाकिस्तान के सनतकार हैं ज़्यादातर जो IPPs को ओन करते हैं, वो ज़्यादातर वो सनतकार हैं जो हुकूमत से वही बिजली जो अपनी उनके कारखाने पैदा कर रहे हैं दूसरे कारखानों के लिए वो सस्ते निर्ख पे ले रही है। मिसाल के तौर पे टेक्सटाइल वाले हो गए, मिसाल के तौर पे खाद वाले हो गए। तो आप ये सोचें कि वही सनतकार मुल्क में बिजली पैदा कर रहा है, फिर वो बिजली पे कैपेसिटी पेमेंट अपना मुनाफा ROI जो है लगाकर हुकूमत पाकिस्तान को दे रहा है। हुकूमत पाकिस्तान से नफ़ा चार्ज कर रहा है और महंगी बिजली देता है हुकूमत पाकिस्तान को। हुकूमत पाकिस्तान से वही बिजली वापस खरीदते हैं अपने ख़ानदान के लिए, अपने कारखाने के लिए, और वो आधी से भी कम कीमत पे। और जब हुकूमत को IMF या वर्ल्ड बैंक कहती है कि ये आप सस्ती बिजली वापस लें इनसे और इनको भी मार्केट का रेट लगाएं, तो ये कहते हैं कि पाकिस्तान की बरामदात ख़त्म हो जाएंगी, पाकिस्तान का यूँ हो जाएगा, पाकिस्तान का फलां हो जाएगा। और मज़े की बात यह कि जब ये बिजली का घर लगाते हैं तो हुकूमत को उस पर जो कीमत पे जो सूद लगाते हैं वो पूरा लगाते हैं, और जब हुकूमत से अपनी सनत के लिए एक्सपोर्ट के लिए पैसे लेते हैं वो जो है कंसेशनल रेट पे लेते रहे, मतलब आधे रेट पे हुकूमत से कर्ज लेते हैं, आधे से भी आधे रेट पे। लेकिन अपनी प्लांट से जब बिजली बेचते हैं हुकूमत को तो पूरा उस पर सूद भी लगाते हैं, अगर हुकूमत की पेमेंट में ताखीर हो जाए उस पर भी सूद लगाते हैं। फिर आखिरी में ये जो पावर प्लांट्स हैं इनकी जो आमदनी है IPPs की वो टैक्स फ्री अलग है, यानी कि आपको उस पर कोई टैक्स नहीं देना और कोई मतलब आप इसमें टैक्स फ्री नहीं, क्योंकि उस वक्त मुल्क में जो है बिजली की जरूरत थी। भाई आप टैक्स फ्री कर रहे हैं, 1 साल करें 2 साल करें, आपने उनकी पूरी जिंदगी पे टैक्स फ्री कर दिया उसको पकड़ के। तो ये एक जुल्म हुआ है पाकिस्तान के साथ। और ये आपने बिल्कुल वजह फरमाया कि पाकिस्तान में 3 दौर आए हैं IPPs के। एक 1994 में आया जो बेनज़ीर साहिबा का था, एक 2002 का दौर था वो मुशर्रफ साहब का दौर था, और एक 2014-15 का दौर था वो था नवाज शरीफ साहब का दौर। ये 3 लोग थे जिनकी IPPs की पॉलिसी आई। अल्लाह का शुक्र ये हुआ कि 1994 और 2002 की जो पॉलिसीज में जो पावर प्लांट्स आए थे
वो पिछली हुकूमत पीटीआई ने रीनेगोशिएट करके उनको रुपए में 148 रुपए में फ्रीज कर दिया। उसमें भी बहुत धमकियां दी गई, हम आलमी अदालत में ले जाएंगे, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, हम बिजली बनाना बंद कर देंगे। आपको तो पता है जब इस तरह की चीज हो तो आपको बड़ा तरीके से इसमें से निकलना भी होता है ताकि आपका इमेज खराब ना हो। जहां पे नाकामी हुई वो चाइना वालों से बात की, चाइना वालों ने उस पर ताउन नहीं किया उस वक्त, क्योंकि लग भी रहे थे पावर प्लांट पिछली हुकूमत ने जो मुआहदे किए थे। ये हुकूमत पीडीएम आई, इन्होंने भी कहा चाइना से बात करेंगे, हो नहीं सकी। तो आईपीपी से रीनेगोशिएशन बहुत जरूरी है। और ये मुश्ताक साहब ने जो बात बोली है, सिर्फ अभी एक पावर कंपनी का आपको बता दूं, उसका अभी सालाना रिजल्ट आया है, उसने 56 अरब रुपए प्रॉफिट डिक्लेयर किया, 56 अरब रुपए एक साल का, और वो पाकिस्तान की कुल बिजली का मेरे ख्याल से 7-8% होगा। इनमें से कुछ नाम आप बता सकते हैं? ये महंगी बिजली जो हुकूमत की तरफ से ली जा रही है, हुकूमत को देते हैं, सस्ती लेते हैं उनसे, ये कौन लोग हैं, उनके नाम बता सकते हैं? बहुत सारे आईपीपीज के टेक्सटाइल मिल ओनर्स हैं, ठीक है, और खाद के ओनर्स भी हैं। फिर आपको पता है कि टेक्सटाइल वाले सस्ती बिजली लेते हैं हुकूमत पाकिस्तान से एक्सपोर्ट्स के नाम पे, तो वो आपके सामने है। मैं किसी का नाम लूं मुनासिब नहीं है, मैंने तो बहुत खुल के बोल दिया आपको। अशरफ साहब बताइए, ये जो इस वक्त महंगी बिजली है, बेचारे अवाम रो रहे हैं, जो उनके ऊपर लाखों के बिल्स पड़ गए हैं, इसका सबसे बड़ा जो जिम्मेदार करार दिया जा रहा है वो इन आईपीपीस को करार दिया जा रहा है। तो ये सबसे पहले तो आप मुझे बताइए कि ये इस पे सबसे ज्यादा जिम्मेदारी किस पर आयद होती है? और 1984 से लेकर के इतनी हुकूमतें आ गई, ये आईपीपीस के साथ कोई कोई छेड़ क्यों नहीं सका 94 से अब तक? जी, ये छेड़ा, बिल्कुल छेड़ा इसको। 94 में जो एग्रीमेंट्स हुए थे आईपीपीस के साथ, उस वक्त बहुत शोर हुआ था, इसमें करप्शन हुई, दुश्मन है जो कातिल एग्रीमेंट्स हैं, वह कहते हैं ऐसा था। बीबी की गवर्नमेंट मुहतरमा की जब 96 में फारग हुई, उसमें वन ऑफ द एलिगेशन यही था कि उन्होंने बहुत ही ऐसे एग्रीमेंट किए हैं जो कि पब्लिक के खिलाफ हैं, कौमी इंटरेस्ट के खिलाफ हैं, और हम बिजली इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। जब नून लीग की गवर्नमेंट आई 97 में, इन्होंने आईपीपीस को छेड़ा। उस वक्त के एहतसाब ब्यूरो ने, जिसको सैफ रहमान साहब हेड करते थे, इनके बार बार इन्वेस्टिगेशन की, इनके ऑडिट कंडक्ट किए, कुछ पेपर उन्हें ढूंढे, कुछ पता चला कि शायद इस तरह के पेपर हैं, कोई एक्चुअली एग्रीमेंट कुछ और हैं, रिकॉर्ड में कुछ और लगे हैं, उसमें बेशुमार चीज़ें थी। लेकिन वो सारे के सारे इतने स्ट्रॉन्ग एग्रीमेंट्स हुए थे कि पाकिस्तान उनको छेड़ नहीं सकता। पाकिस्तान की हुकूमत बेबस है। वो एक इंतहाई गलत मुआहदे थे जो सारे के सारे आईपीपीस के हक में थे। फिर दूसरा टेन्योर आ गया। मुशर्रफ दौर में इतनी जनरेशन तो नहीं हुई, लेकिन एक चीज़ होगी कि उनको जो पेमेंट होगा, प्रॉफिट हो गया, वो रुपए की बजाय डॉलर में देने का एग्रीमेंट हो गया। एक और जुल्म हुआ। पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट आई, वो अच्छी गवर्नमेंट थी, उन्होंने कुछ नहीं किया, दे स्टे साइलेंट। ना की प्रोडक्शन, ना कुछ और, लोड शेडिंग हुई, टिका के हुई। तीसरा टेन्योर आया फिर 2013 to 18। उस वक्त स्लोगन हुआ कि मुल्क से अंधेरे ख़त्म करने हैं। वहाँ तो मैं अर्ज़ करूँ बिल्कुल स्लोगन गलत था। पाकिस्तान में कभी भी लोड शेडिंग इसलिए नहीं थी कि हमारे पास बिजली नहीं थी। लोड शेडिंग इसलिए थी कि हमारे पास बहुत महंगी बिजली थी जो हम इसको अफोर्ड नहीं कर सकते, इसलिए लोड शेडिंग होती थी। यानी हो जिस इल्ज़ाम पे मुहतरमा की गवर्नमेंट फारग हुई 96 में, वही सेम एग्रीमेंट्स 2014-15 में किए गए चाइनीज़ के साथ सी पैक के तहत। बहुत ही अलमाना एग्रीमेंट्स हैं और इतने खौफनाक है कि इस वक्त जो कैपेसिटी पेमेंट इस साल जाएगी, जिसमें मैं मिनिस्ट्री ऑफ पावर के फिगर्स दे रहा हूँ कि सुनी सुनाई बातें नहीं है, 2200 अरब रुपया कैपेसिटी पेमेंट पे जाएगा एक साल में। 2200 अरब रुपये छोटी अमाउंट नहीं है जी। लेकिन ये सारा कुछ हो क्यों रहा है? एक पीटीआई के टेन्योर में कमेटी बनी जिसके मौजूदा मेंबर जो मिनिस्टर हैं पावर, मोहम्मद अली, मेंबर थे। इन्होंने बहुत अच्छा काम किया, रियली। इसको जो पीटीआई गवर्नमेंट बिल्कुल इसका क्रेडिट नहीं ले सकी। इन्होंने बहुत अच्छा काम किया कि एक तो इन्होंने कहा कि जो आईपीपीज़ है इनको प्रॉफिट मिलेगा, 148 रुपये पर डॉलर फिक्स हो गया। दूसरा सबसे ज़ालमाना चीज़ थी वो था कि आपको कैपेसिटी पेमेंट के चार्जेस नहीं मिलेंगे, जितनी बिजली हम इस्तेमाल करेंगे, ख़रीदेंगे, उतनी ही हम आपको पैसे देंगे। वो उन आईपीपीज़ के साथ था जो मुहतरमा के दौर में लगे थे। वो एग्रीमेंट हो गया, उस पर बहुत मुश्किल से अमल दरामद हुआ। दूसरा इस वक्त मसला जो है चाइनीज़ के साथ हमारे जो आईपीपीज़ हुए हैं वो कैपेसिटी पेमेंट में, उसकी मैं एक चूँकि रिपोर्टर हूँ, इनसाइड खबर देता हूँ कि जितने भी आईपीपीज़ के साथ एग्रीमेंट हुए 2014 और 15 में, हर एग्रीमेंट के टाइम जितने भी कैबिनेट कमेटी और एनर्जीज की मीटिंग थी, उस वक्त ब्यूरोक्रेसी ने अपोज किया कि अब जनरेशन पे ना जाएं, जनरेशन हमारा मसला नहीं है, हमें बिजली प्रोड्यूस करने की ज़रूरत नहीं है, हमारे पास काफ़ी बिजली है। अभी भी रिसेंटली मैं बताता हूँ, अगस्त में जो इस वक्त सेक्रेटरी पावर और राशिद लंगड़ियार साहब सारा दिन बिजली चोरों को पकड़ते हैं,
उन्होंने ट्वीट किया था मैंने 25,000 मेगावाट से थोड़ी सी ज़्यादा बिजली ट्रांसमिट की है टू कंज्यूमर्स। भाई आपने 44,000 मेगावाट बिजली प्रोडक्शन के यूनिट्स लगाए हुए हैं। हमारी एवरेज यूटिलाइजेशन जो बनती है 17,000 मेगावाट बनती है तकरीबन। सर्दियों में 7-8 हज़ार होती है, पीक सीजन में जो 27-28 हज़ार होती है। 44,000 मेगावाट हमें कभी इसकी ज़रूरत नहीं होती, लेकिन हम पैसे दे रहे हैं। और ये जो फ्यूचर प्रोजेक्शंस हैं वो वक्त के साथ साथ जो गैप है यूटिलाइजेशन और प्रोडक्शन के दरमियान वो बढ़ता जा रहा है। मजीद आगे बढ़ना चाह रही हूँ मुजम्मिल साहब, ये पीडीएम वाले ना हमें ये बताते बताते थक गए कि मुल्क डिफॉल्ट की तरफ जा रहा था, हम आए, हमने 16 महीनों में मुल्क को डिफॉल्ट से निकाल लिया, मुल्क को बचा लिया। लेकिन एक तरफ मैं सुन रही हूँ ये पीडीएम का स्टेटमेंट, दूसरी तरफ मेरे सामने है आलमी बैंक की रिपोर्ट, और आलमी बैंक की रिपोर्ट कह रही है कि मजीद 1.25 करोड़ पाकिस्तानी गुर्बत की सतह से नीचे चले गए। यानी मुल्क बच गया है लेकिन पाकिस्तानी नहीं बच सके हैं और पाकिस्तानी डिफॉल्ट हो गए हैं। देखिए जी, पहली बात तो ये कि वो पाकिस्तान की मईशत के बारे में बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान की मईशत जो है उसमें कुछ नहीं बचा, और उसके असरात जो है जो आपने बात की वो ये कि 12.5 जिसे कहते हैं मिलियन 1 करोड़ 25 लाख लोग सिर्फ एक साल में गुर्बत की लकीर के नीचे आए हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या है पीडीएम का, और ख़ास तौर पर पीडीएम में नून लीग का, कि ये जो है कभी भी दलील जो है डेटा की नहीं करते। बस इनके बयानात सुन लें कि सियासत बचा ली, रियासत बचा ली, सियासत को यूँ कर दिया। आप 30 जून से पहले, एक हफ्ते पहले के शहबाज शरीफ के बयानात सुन लें कि जी मुल्क दिवालिया की तरफ जा रहा है, अगर IMF नहीं मिला तो हम मर जाएंगे, हम ये हो जाएंगे, वो हो जाएंगे। और 30 जून को इन्होंने एकदम मुल्क बचा लिया। कि इसहाक डार कहते हैं कि जी जब हम गए थे तो 2018 में पाकिस्तान की जो मईशत थी 24वीं बड़ी मईशत थी दुनिया की। इतना बड़ा झूठ बोलते हैं वो। पाकिस्तान की मईशत परचेजिंग पावर पैरिटी यानी कुव्वत खरीद की बेसिस पे 24वें नंबर पे थी, और कहते हैं कि अब 2022 में वो जो है 23 में जो है 47वें नंबर पे आ गई। आज भी पाकिस्तान की मईशत जो है कुव्वत खरीद पे 23वें नंबर पे है। पाकिस्तान की मईशत कभी भी GDP पे हजम में 24वें पे पहुंची नहीं है। हमने बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। मैंने बड़ा डिटेल इन दोनों रिपोर्ट्स पर मैंने मुजम्मिल साहब बड़ा डिटेल शो किया है। फरूक सलीम साहब बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम सर, ये गुज़िश्ता 2 दिहाइयों के दौरान जनूबी एशिया में जो फी का आमदनी है वो 4% के एतबार से 4% के हिसाब से बढ़ी है, लेकिन अगर ये पाकिस्तान में हम देखते हैं तो यहाँ पर सिर्फ 1.7% रही है। क्या वजह समझते हैं आप इसकी? देखिए, बुनियादी वजह इसकी ये है कि पाकिस्तान में हम माशी फैसला साजी करते हैं सियासत के असर रसूख में आके। जितने भी माशी फैसले हमारे सामने आते हैं वो सियासत की बुनियाद पे किए जाते हैं, और बहुत सारे और ममालिक ने सियासत और वज़ीर को अलग अलग कर रखा है। वहाँ पे माशी फैसला साजी जो है वो सियासी असर रसूख से बालातर हो गई है या पूरी तरह सियासी असर रसूख में नहीं आती। तेज रफ्तारी से रुपया गिरा है पिछले 3 सालों में, पिछले 4 सालों में लगभग डबल हो गया। पहले 150 रुपए का डॉलर था, आज 300 रुपए का डॉलर लग रहा है। उसकी जो असल वजह है, जो बीमारी की वजह है, वो जखीरा अंदोजी या करेंसी डीलिज्म नहीं है। वो पाकिस्तान की पॉलिसी है। पाकिस्तान की जो स्टेट बैंक की खास तौर पे जो नोट छापने की रफ्तार रही है, जो हमने 4-5 सालों में लगभग 5 ट्रिलियन इजाफी करेंसी नोट छाप डाले हैं। असल बीमारी की वजह जो रुपए की गिरने की वजह है वो एक्सेसिव प्रिंटिंग ऑफ नोट्स है। नोट बहुत छापे हैं। तो जब तक अभी ये जितने इंतजामी इकदाम हैं ये अच्छे हैं। अच्छा फरूक साहब, ये डार साहब ये मुसलसल दावा करते रहे हैं कि डॉलर जो है उसकी वैल्यू पाकिस्तानी करेंसी की वैल्यू अंडर वैल्यू है। तो और जब वो पाकिस्तान आए थे तो उस वक्त तो वो डॉलर को देख रहे थे 200 से भी नीचे आता हुआ। हकीकी वैल्यू है क्या डॉलर की सर आपकी राय में? देखिए, 8 अरब इंसानियत बसती है दुनिया में। किसी को इस सवाल का जवाब नहीं पता जो आपने सवाल पूछा है कि डॉलर और रुपए की क्या वैल्यू है। सिर्फ एक एंटिटी है जिसको इसका जवाब आता है और वो मार्केट है। मार्केट में बायर्स किस कीमत डॉलर को खरीदने के लिए तैयार हैं, मार्केट में किस प्राइस पे सेलर जो है खरीदने के लिए तैयार है, वो है असल वैल्यू डॉलर और रुपए की, और वो डिटरमिन करती है मार्केट। और मार्केट में अगर आपने रुपए इस रफ्तार से छापे हों जिस रफ्तार से पिछली 2 हुकूमतों ने पाकिस्तान के अंदर छापे हैं, तो नेचुरली उसकी वैल्यू जो है
वो डॉलर के सामने बड़ी तेजी से गिरेगी, जिस तरह हमने देखा कि पाकिस्तान में वो गिरी। जब 5 साल पहले हमारे यहाँ कोई 5 ट्रिलियन रुपीस के सर्कुलेशन, जिसको हम कहते हैं करेंसी इन सर्कुलेशन थी, आज वो 10 ट्रिलियन। तो पैसा जो करेंसी है उसको कहा जाता है इट्स लाइक अ कमोडिटी। वो अनाज की, वो अनाज, गंदम कह ले, केला कह ले, अगर उसकी सप्लाई बहुत ज्यादा हो जाएगी, जिस तरह सप्लाई देखी पीछे 5 बढ़ती हुई। सही। फारूक साहब, एक मेहमान मेरे प्रोग्राम में आए थे, वो कह रहे थे कि असल में हमारी करेंसी पाकिस्तानी करेंसी नहीं है, हमारी करेंसी डॉलर है, क्योंकि डॉलर महंगा होता है तो यहाँ पर पूरी महंगाई जो है वो उसके ऊपर ही चल रही होती है, सारी सिलसिला उसके ऊपर चल रहा होता है। मुजम्मिल साहब, कुछ लोग ये दावा कर रहे हैं कि डॉलर की कीमत जो है ना वो 250 रुपए तक जाएगी। आपकी राय में आपको लग रहा है ये इससे भी नीचे जाता हुआ देख रहे हैं आप? सिर्फ एक लॉजिक बता सकता हूँ, मुझे नहीं पता कि रुपए की कदर कहाँ जाके रुकेगी, 260 में या 270 में या 280 में, जिधर भी जाके रुकेगी वहां से अगले 1 साल में आपके मुल्क में जितनी महंगाई है और आलमी दुनिया की जो औसत महंगाई है उसका जितना फर्क होगा, उस रफ्तार से आपके रुपए को गिरना चाहिए। पाकिस्तान में इस साल महंगाई की तवक्को हो रही है 25% और आलमी महंगाई लगभग, फारूक साहब भी बैठे हैं कंफर्म करेंगे, 7-8% जो है सारे बड़े छोटे ममालिक की मिलाकर है। तो यानी कि दुनिया के ममालिक से हमारी करेंसी इस साल 16% उसको नीचे आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे महंगाई ज्यादा है। अगर हम नहीं करेंगे तो हमारी बरामदात में फर्क आएगा, तरसीलात में फर्क आएगा, जो हमने पिछले सालों में भी देखा है। तो पाकिस्तान की करेंसी आज के दिन सस्ती है या महंगी है ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन आने वाले दिनों में उसको कमजोर होना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे महंगाई ज्यादा है। सही। मुजम्मिल इस्लाम साहब, फारूक सलीम साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आप दोनों मेहमान मेरे साथ। अशरफ साहब, आप मेरे साथ ही मौजूद हैं। एक छोटा सा ब्रेक लीजिए नाज़रीन। ब्रेक के बाद जब वापस आते हैं तो डिस्कशन करते हैं पाकिस्तान के कौन कौन से इदारे हैं जो इस वक्त प्रॉफिट में हैं और कौन कौन से वो इदारे जो सफ़ेद हाथी बने हुए हैं, यानी नुकसान में हैं और पाकिस्तान को नुकसान पहुँचा रहे हैं। बात करते हैं ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में एक बार फिर जी आपको खुशामदीद कहती हूँ। जिस मुल्क में सियासी क़यादत अपने मफादात के लिए फैसले करे ना, नाअहल अफराद ओहदों पर तैनात हो ना, अशराफियाँ की अयाशियाँ रुकें ना रुकें, वहाँ क्या होता है ज़रा ये गौर से सुने। सिर्फ 10 इदारों का खसारा 418 अरब 20 करोड़ रुपए हो चुका है, जो वफाकी तरक्याती बजट का आधा बनता है। ये डाटा भी 2020 तक का है, यानी अब तो सूरत हाल मज़ीद अबतर हो चुकी है। गुज़िश्ता दिनों वज़ारत ख़जाना ने कौमी ख़जाने को सालाना अरबों रुपए का खसारा और मुनाफा देने वाली इदारों की फहरिस्त जारी की है, जिसके मुताबिक 108 अरब 50 करोड़ रुपए खसारे के साथ कोयटा इलेक्ट्रिक सप्लाई कॉरपोरेशन है पहले नंबर पर। 94 अरब 30 करोड़ रुपए खसारे के साथ नेशनल हाईवे अथॉरिटी दूसरे नंबर पर। 50 अरब 20 करोड़ रुपए खसारे के साथ पाकिस्तान रेलवे तीसरे नंबर पर। इसी तरह सखर इलेक्ट्रिक चौथे नंबर पर। PIA 36 अरब 7 करोड़ रुपए खसारे के साथ 5वें नंबर पर। सुई सदरन 6ठे नंबर पर। पाकिस्तान स्टील मिल्स, हैदराबाद इलेक्ट्रिक, PSO और पेशावर इलेक्ट्रिक सप्लाई बिल तरतीब खसारे में है। मुनाफे में जाने वाले इदारों में सरफहरिस्त ऑयल एंड गैस डेवलपमेंट कंपनी है, जिसका मुनाफा 100 अरब रुपए से जायद है। 50 अरब मुनाफे के साथ PPL दूसरे, नेशनल बैंक 30 अरब 60 करोड़ रुपए मुनाफे के साथ तीसरे नंबर पर है। यादादो शुभ के सामने अशरफ मलहम साहब ज़्यादा बेहतर तरीके से इसको बता सकेंगे। मलहम साहब, ये बताइए सर, 10 खसारे और 10 मुनाफा बख्श इदारों की फहरिस्त ये गुज़िश्ता दिनों सामने आई है, ये लिस्ट सर 2020 की है, तो क्या ये जो खसारे वाले इदारे हैं इसमें बेहतरी आई है या मज़ीद अबतरी की सूरत हाल पैदा हो गई है, क्या खबरें हैं सर? जो बेहतरी की बात तो पाकिस्तान में छोड़ दें जी, पाकिस्तान में जो बेहतरी का लफ्ज़ था शायद नापैद हो गया। आपने भी जिक्र किया, वर्ल्ड बैंक के कंट्री डायरेक्टर ने कहा था कि पाकिस्तान के सिस्टम में सबसे बड़ी वजह इनकॉम्पिटेंट पर्सन का पोजीशंस पे होना और इनसफिशिएंट पुराना सिस्टम है जिसको कभी रिवाइव करने की कोशिश ही नहीं की, आज भी नहीं हो रहा। IPPs की आपने बात की, आज भी हमारी पूरी की पूरी हुकूमत लगे बिजली बचाओ, बिजली मोहब्बत। अब बिजली बचा के भाई आपने क्या करनी है, आपके पास फालतू बिजली पड़ी हुई है, इस्तेमाल नहीं हो रही, बगैर इस्तेमाल किए आप 2200 रुपये सालाना आपने देने हैं। साथ आप सस्ती बिजली खरीद रहे हैं। आपने 3 सेक्टर जिनसे खरीदते हैं, 2 का जिक्र आपने किया, चीनी, टेक्सटाइल, और तीसरा 2 का जिक्र खाद, चीनी, और तीसरा टेक्सटाइल का जिक्र नहीं किया। चीनी, टेक्सटाइल,
खाद, 3 जो गवर्नमेंट से सब्सिडाइज रेट पे गैस लेके उससे बिजली बनाते हैं, गवर्नमेंट को महंगी बेचते हैं। हमारे पास फालतू बिजली पड़ी है, हम इससे क्यों खरीदते हैं, ये हमें समझ नहीं आती। यानी अब सोल्यूशन क्या है? नंबर 1, सारे के सारे 3 अदारे जो बड़े अदारे हैं, इसमें पाकिस्तान रेलवेज, PIA, पाकिस्तान रेलवेज का अभी तक का जो मजमूई खसारा है 1.19 ट्रिलियन रुपीज़ हो चुका है। अगर पूरे इसका टेन्योर का खसारा कर इसका काउंट करें तो 1.19 ट्रिलियन रुपीज़, जो पिछले साल 2021 के अपडेटेड फिगर हैं, उस तक पाकिस्तान रेलवे का खसारा था 46 बिलियन रुपीज़, 46 अरब रुपए। उसको ठीक करने की कभी कोई कोशिश नहीं हुई। ट्रैक हमारा पुराना है, जगह जगह से टूटा हुआ, क्यों टूटा उसकी अलग से भी रीजंस हैं, हमने कभी उसको अपडेट भी नहीं किया, ये भी हकीकत है। दूसरा, पाकिस्तान स्टील मिल्स, उस पर जितना सोचें उतना आपका सर खोलता है कि यार हमने किया क्या है। पाकिस्तान स्टील मिल की जो एम्प्लॉयज़ की तादाद थी वो मैक्सिमम 9,000 होनी चाहिए, हमारे पास 17,000 है, ऑलमोस्ट डबल। दूसरा जुल्म जो हुआ 2015 में पाकिस्तान स्टील के साथ हुआ। पाकिस्तान स्टील की एक है कैलकुलेशंस हैं कि जब उसकी प्रोडक्शन 67% पे होती है तो नो प्रॉफिट नो लॉस में हो जाती है। पाकिस्तान स्टील हमेशा ज़्यादातर टाइम लॉस में रहा, 85 से शुरू हुए इसके नुकसान। 2015 में वो 67% कैपेसिटी पे आ गया। जिस दिन उसकी 67% कैपेसिटी नो प्रॉफिट नो लॉस में आना था, सुई सदर्न गैस कंपनी ने गैस बंद कर दी। गवर्नमेंट 5 अरब रुपया उसको पे नहीं कर सकी। अभी तक जो पाकिस्तान स्टील मिल के खसारे हैं मजमूई तौर पर 2008-9 से शुरू हुए हैं ज़्यादा बड़े खसारे, जो 16.9 अरब हुआ था, 16 अरब 90 करोड़ रुपए हुआ था। अगर इन सब को गिने तो ये 300 अरब रुपए के करीब बनता है। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने सुई सदर्न गैस कंपनी को 5 अरब रुपए का बिल पे नहीं किया, 300 अरब रुपए का खसारा था। इसकी पॉलिटिकल रीजंस होती हैं, बिल्कुल होती हैं, इसमें बैड इंटेंशंस होती हैं, बायर्स खड़े होते हैं जो कहते हैं पहले इदारा तबाह करो, बंद करो, फिर हम इसको खरीदेंगे। ये बिल्कुल मार्केट में बात है। दूसरी बात जो सबसे अहम है, PIA जो हमारा बड़ा हम फ़ख्र से कहते हैं फ्लैग कैरियर है, 85 तक वो प्रॉफिट में था, 85 के बाद वो लॉस में जाना शुरू हो गया, वो कभी रिकवर नहीं हुआ। मुशर्रफ साहब का दौर आया, चौधरी सईद मरहूम उनके दोस्त थे, अच्छे आदमी थे, उनको PIA के हेड बनाया गया। उन्होंने कहा जी मुझे 20 अरब रुपया दो, आई विल टर्न अराउंड। ये पहली दफ़ा हुआ था 85 के बाद। PIA का खसारा उस वक्त 2.2 अरब रुपये था, वो 1.9 अरब प्रॉफिट में आ गया। 1 साल ही रहा, 20 अरब रुपये लेके उन्होंने 4 अरब का बेनिफिट दिया। उसके बाद PIA ने कोई ब्रेक नहीं लगाई, आए दिन खसारे से खसारा। क्यों खसारा है? नालायक अफसरान का होना, फ्यूल एफिशिएंट हमने जहाज़ नहीं खरीदे, जो जहाज़ 85 में ख़रीद ले, थोड़े से अहमद सईद साहब ने खरीदे आके, वही चल रहे हैं, उनको रिप्लेस करने की कोशिश नहीं की। एम्प्लॉयज़ का क्या साल होकर मैं थोड़ा सा पढ़ के बता दूंगा कि इस वक्त पाकिस्तान में जो एम्प्लॉयज़ की तादाद थी पर एरोप्लेन, किसी ज़माने में 550 एम्प्लॉयज़ पर एरोप्लेन थी, उसका कम कर गया पाकिस्तान 260 तक लाया अब भी। इसके मुकाबले दुनिया की जो बेहतरीन एयरलाइंस हैं, कतर 133 एम्प्लॉयज़ पर एरोप्लेन है कतर एयरवेज़ का, एमरेट्स 231 एम्प्लॉयज़ पर एरोप्लेन है, इतिहाद 211 एम्प्लॉयज़ पर एरोप्लेन। अब भी हम 260 एम्प्लॉय ज़्यादा रख के बैठे हुए हैं। इसने ठीक कहाँ से होना है? जो PIA की प्रॉपर्टीज़ पड़ी हैं, ख़ास तौर पे अमेरिका में और पेरिस में, हमने कभी कमर्शियल यूज़ नहीं किया, सोचा ही नहीं करना कि सिर्फ उसी चीज़ में लगे रहे, भर्तियाँ कर दो, एम्प्लॉय कर दो, रूट्स हमारे। एक चीज़ मुझे सहने दें, आपने डॉलर की बात की, पिछले दिनों हमने मार्केट अब भी कहती है डॉलर का रेट पाकिस्तान में 260-265 रुपये होना चाहिए, मार्केट बेस नहीं था, किसी सरकारी मीटिंग में फैसला हुआ, बहुत अहम शख्सियत ने कहा कि जब तक डॉलर 250 रुपये का नहीं होता मैं सोऊंगा नहीं। उसके पीछे पूरा पाकिस्तान लगा इसको 250 पे लेके आना, लेके आते हैं पता नहीं आते, अलग क्वेश्चन है। रीजन इसकी मार्केट बेस्ड। इशारा दे सकते हैं कौन सी अहम शख्सियत में? पाकिस्तान की सबसे अहम शख्सियत। चलें, सही, जिनकी वजह जो ये सारे कार्रवाइयाँ करवा रहे हैं उनकी बात कर रहे हैं आप? सबसे अहम पर्सन पाकिस्तान। ठीक। अच्छा सर, ये मुझे बताएं कि जो इदारे इस वक्त मुनाफे में हैं जी, तो ये बतदरीज आगाज से मुनाफे में है या इनमें बेहतरी आई है? और अगर इनमें बेहतरी आई है तो ये किसके दौर में आई है? ये वो कहते हैं वही शेख वाली बात है, शेख साहब बैठे अफसोस में आ रहे थे कि मुझे लॉस हो गया। उसने कहा भाई लॉस कैसे हो गया आपको? तो प्रॉफिट में। उसने कहा मेरा लॉस हुआ है, मैंने जितना प्रॉफिट कैलकुलेट किया था वो नहीं, उससे कम हुआ है। ये इदारे जितने प्रॉफिट में हैं सारे के सारे ऑयल सेक्टर के हैं, इनके जो वाकई प्रॉफिट में हैं, लेकिन इन बद इंतजामी का इतना बुरा हाल है, इनके प्रॉफिट रेशो कैलकुलेट करें इंटरनेशनल इदारों के साथ जो ऑयल सेक्टर में है बहुत कम है। प्रॉफिट में होने के बावजूद इनकी जो एक्चुअल प्रॉफिट होना चाहिए उससे अभी भी बहुत कम है। रीज़न बद इंतजामी, इनएफिशिएंसी, करप्ट लोग वहाँ बैठे हुए हैं। एक सिर्फ PIA की मिसाल देता हूँ। PIA के CFO इस वक्त
उन्होंने पिछले दिनों फिगर्स दिए, जो टैक्स कलेक्शन एज एजेंट वो करते हैं होल्डिंग टैक्स, उसको अपनी इनकम गिन रहे हैं, हालांकि वो पीआईए की इनकम मैंने अभी पीआईए के हवाले से ही बात करनी है आपका। थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम में आप साथ मौजूद थे, इंपॉर्टेंट डिस्कशन ये हो रही थी, पाकिस्तान के कौन से इदारे हैं जो मुनाफे में हैं, कौन से इदारे हैं जो कि इस वक्त खसारे में हैं, और इससे पाकिस्तान को कितना नुकसान पहुंच रहा है। पीआईए की निजकारी के हवाले से भी बात कर लेते हैं। तो निजकारी कमीशन के तहत कौमी एयरलाइन पीआईए की निजकारी का अमल शुरू कर दिया गया है। पीआईए के निजकारी से कबल एयरलाइन की तंजीम नौ का आगाज़ कर दिया गया है। पीआईए जो खसारे में चलने वाले इदारों में 5वें नंबर पर है। 80 की दहाई तक ये मुनाफा बख्श एयरलाइन होने के साथ साथ दुनिया की कई बड़ी एयरलाइंस को खड़ा कर चुकी है, लेकिन फिर ये कौमी खजाने पर बोझ बनती चली गई। 1955 में फ़ज़ाओं में पाकिस्तान का नाम ऊंचा करने वाली पीआईए का शानदार सफ़र 1980 के दहाई तक बिला रुकावट जारी रहा। 1960 में पीआईए ने जेट तैयारा बोइंग 707 खरीदा और जेट तैयारे इस्तेमाल करने वाली एशिया की पहली एयरलाइन बनी। फिर लंदन के बाद पीआईए ने अमेरिका और चीन के लिए परवाजें शुरू की और इस दौरान पीआईए के फ़ज़ाई बेड़े में मुसलसल इजाफा होता रहा। तरक्की के सफ़र में पीआईए खित्ते की पहली एयरलाइन बनी जिसने फ़ज़ाई अमले, इंजीनियर्स और दीगर स्टाफ की तरबियत के लिए पहला तरबियती मरकज़ कायम किया, जहां दुनिया की बड़ी एयरलाइंस के पायलट्स और दीगर स्टाफ ट्रेनिंग के लिए आते थे। पीआईए ने एमिरेट्स और सिंगापुर जैसी एयरलाइंस के पायलट्स को ट्रेन किया है, लेकिन फिर 1980 की दहाई के बाद मुल्क की सियासी हालात और सियासी मुदाखलत ने पाकिस्तान एयरलाइन का भट्टा भी बिठा दिया और आज नौबत यहाँ तक पहुँच चुकी है कि कभी कौमी ख़जाने को भरने वाला ये कौमी फ़ज़ाई इदारा आज बोझ बन चुका है। डॉन के मुताबिक पीआईए का माहाना खसारा 12 अरब रुपए तक जा पहुंचा है। पीआईए की माहाना आमदन 22 अरब और अखराजात 34 अरब है और इसका मजमूई खसारा 740 अरब तक पहुंच चुका है। प्रोग्राम में मेरे साथ इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट हैं इमरान मियां साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम सर, मुझे तो सबसे पहले ये फरमाइए कि मुल्क में खसारे में चलने वाले इदारों में 5वें नंबर पर पीआईए है। जो इसका खसारा है वो 36 अरब 7 करोड़ रुपए सालाना है, जो 2022 तक था। गुज़िश्ता 3 सालों में तो ऑब्वियसली ये मजीद कई गुना बढ़ चुका होगा। आपके अंदाजे के मुताबिक इस वक्त पीआईए कितने खसारे में है सर? देखिए, गुज़िश्ता 3 सालों के अंदर जो खसारा है पीआईए का वो ऑफ कोर्स बड़ा है और उसमें बहुत बड़ा फैक्टर ये कि पीआईए का जो नेटवर्क था वो सारा का सारा फंक्शनल नहीं है। गुलाम सरवर खान ने जब तकरीर की थी उसके बाद पीआईए की यूरोप के लिए फ्लाइट्स बंद कर दी गई थी और पीआईए की जो यूरोप की फ्लाइट्स हैं वो प्रिडोमिनेंटली पीआईए का जो फॉरेन रिजर्व है उसमें बहुत बड़ा हिस्सा उसका था। यानी पीआईए जो अपनी लीज की पेमेंट्स हैं, जो फॉरेन करेंसी की पेमेंट्स है मेजॉरिटी, जो कि बहुत बड़ा हिस्सा है पीआईए के एक्सपेंसेस का, वो बाहर के अकाउंट से बाहर ही पे की जाती थी। वो पाकिस्तान पैसा बहुत कम आता था। जो इस वक्त मौजूदा क्राइसिस है उसकी वजह भी ये है। तो खसारा ऑफ कोर्स बड़ा है। उसका सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर यूरोप की फ्लाइट्स का ना होना है। यूरोप के 6-7 रूट्स हैं जिनसे पीआईए पैसे कमाती थी, वो नहीं चल रहे। दूसरे नंबर पे कोविड का बहुत बड़ा हिस्सा। तीसरे नंबर पे करेंसी का क्राइसिस। अगर आप देखें तो जो डॉलर है वो डबल प्राइस पे है। 3 साल पहले जो प्राइस थी उससे डबल हो चुका हुआ है। तो ये ओवरऑल जो खसारा है, जो पहले आपने किसी को $1000 देना था और उस 1000 का जो इस वक्त वैल्यू है वो 3 लाख रुपए बन चुकी है। सो आप उस हिसाब से देखें तो जो खसारा है वो बढ़ चुका हुआ है। तो अगर आप खसारे की जो क्या कहते हैं बढ़ने की बात करें तो ऑफ कोर्स खसारा में इजाफा हुआ है, लेकिन उसके अवामिल जो है वो मल्टीपल हैं। रेवेन्यू उतना नहीं है, डॉलर की प्राइस जो है वो कंट्रोल से बाहर है, ऑयल प्राइसेस जो है वो बहुत ऊपर है। तो ये एक कंजर्वेटिव फिगर है जो आपके सामने है, इससे बहुत ज्यादा होगा हकीकत। मुझे ये कहिए कि क्या वजह है इतने बड़े खसारे के बावजूद इसकी निजकारी क्यों नहीं हो पाई, क्यों नहीं होती, चाहे वो सिविल हुकूमत हो, चाहे मार्शल लॉ का दौर हो? आप अगर पाकिस्तान के हालात में देखें तो जो रेकोडेक वाले मामले में हुआ, जो लोग इन्वेस्टमेंट लेके आए, उनके साथ क्या हशर किया आपने। मैं आपसे सवाल पूछता हूं, क्या कोई अक्लमंद आदमी इस दौर में पाकिस्तान में $1000 इन्वेस्ट करना चाहेगा जब उसको पता है कि $1000 जो आज वो इन्वेस्ट कर रहा है कल उसमें से $600 भी उसको मिल जाए तो बड़ी गनीमत होगी। तो कौन बेवकूफ है जो प्राइवेटाइज्ड पीआईए लेकर अपना बेड़ा गर्क करने के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहेगा? तो कोई इन्वेस्टर है ही नहीं, कोई बायर है ही नहीं, तो इसलिए पीआईए प्राइवेटाइज नहीं हो सकती। और जैसे ही प्राइवेटाइजेशन की बात होती है, पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर जो तबके हैं जिनके वेस्टेड इंटरेस्ट हैं वो मैदान में आ जाते हैं। आपको खबरें आना शुरू हो जाती हैं, कोई जुडिशरी में से एक्टिव हो जाता है, कोई कहीं से, और वो मामला वहीं ठप हो जाता है।
नवाज शरीफ साहब का जो पिछला दौर था उसमें संजीदा कोशिश की गई थी, मुख्तलिफ फॉर्मूले अप्लाई गए थे, जो आजकल बात हो रही है कि जी बुरी पीआईए अच्छी पीआईए बना के, ये सारा काम नवाज शरीफ साहब के दौर में हुआ था और उन्हीं की पार्टी के लोगों ने इसके खिलाफ कैंपेन स्टार्ट की थी और इवेंचुअली उस मामले को रफा दफा करके वो अखबार के इश्तेहार तक ही मामला रहा था। ये कहिए, कहा जाता है कि निजकारी के बाद ही ये इदारा जो है ना वो मुनाफा बख्श हो जाएगा, मुनाफा देगा, जो कभी दुनिया का बेहतरीन इदारा था जिसने कई मुल्कों की एयरलाइंस को खड़ा किया। इसका मतलब है कि सियासी मफादात की वजह से कोई भी हुकूमत सख्त फैसले लेकर इदारे को अपने पैरों पर खड़ा नहीं करना चाहती है, वरना हालत ये तो नहीं होती, यहां तक तो नहीं पहुंचता इदारा बर्बादी में। देखिए, ऑफ कोर्स पीआईए मुनाफा बख्श हो सकती है और इसमें कोई दो राय नहीं है अगर उसको तरीके के साथ चलाया जाए, प्रॉपर मैनेजमेंट इसको चलाए। सेनेट की कमेटी ने इसके ऊपर काम किया था और उन्होंने जो राय दी थी उसमें उन्होंने 3 बातें जो इंपॉर्टेंट बातें की थी, काफी सारी बातें थी। एक, उन्होंने ये कहा था कि पीआईए के मामला में मुदाखलत नहीं होनी चाहिए। अब अगर हम रीसेंट हिस्ट्री देखें जहां से पीआईए का मौजूदा क्राइसिस स्टेम होता है, पार्लियामेंट ने एक बिल पास किया, पीआईए को प्राइवेट लिमिटेड कंपनी किया गया। पीआईए ने तारीख में पहली दफा मेरिट पर सीईओ अपॉइंट किया। उस सीईओ को किसने चलता किया? साकिब निसार ने। अब एक संजीदा कोशिश थी, पैसा बचाया जा रहा था, इन्वेस्ट हो रहा था, मामला ठीक हो रहे थे, बहुत हद तक ठीक हो चुके थे। मुशर्रफ रसूल सियान को विम के ऊपर खामखा में खुन्नसबाजी में फारिग किया गया, जिसके नतीजे में फिर स्टेबल मैनेजमेंट नहीं आई। फिर एयर मार्शल अरशद मलिक आए, अब उनका काम भी ठीक चल रहा था, लेकिन आखिरी दिनों में इमरान खान साहब ने उनके सर से हाथ उठा लिया और उनको मार्केट के रहमो करम पे छोड़ दिया। तो जो जितना रिफॉर्म्स वो लेके आए थे उस सब का बेड़ा गर्क हो चुका है। होता यह है कि एक सीईओ आता है, आके अपने रिफॉर्म्स लाता है, उससे कुछ फायदा होता है, कुछ नुकसान होता है, हालात आगे चलते हैं, वो बदल जाता है। दुनिया की कामयाब एयरलाइंस इसलिए चल रही हैं कि 20-20, 25-25, 30-30 साल से उनको एक ही बंदा चला रहा है। कतर एयरवेज पैदाइश से लेके आज तक अकबर अल बकर चला रहा है। एमिरेट्स जो है, वो जो एमिरेट का टिम क्लार्क प्रेसिडेंट है, ये उन 10 लोगों में से है जिन्होंने एमिरेट्स स्टार्ट की थी 25 साल तकरीबन उससे पहले, वो आज तक चला रहे हैं। शेख अहमद एमिरेट्स का पहला सीईओ था, आज वो ग्रुप का सीईओ है। मैनेजमेंट सेम है। ये सियासी जमात नहीं है, यह हुकूमत नहीं है जिसमें आपने 3 साल के बाद नया बंदा लाना होता है। आप उसको एक स्टेबल एडमिनिस्ट्रेशन देंगे तो स्टेबिलिटी की बुनियाद पे आगे चलेगी। बहुत शुक्रिया आपका ताहिर इमरान, प्रोग्राम में मेरे साथ मौजूद थे। वक्त खत्म हो गया है नाजरीन। चीफ जस्टिस साहब ने अपने सुप्रीम कोर्ट के पहले दिन ये बात कही थी कि हमें इस वक्त अपनी अनाओं का नहीं बल्कि पाकिस्तान का सोचना है। तो सियासतदानों को भी इसी फार्मूले पर अमल करना चाहिए। उनको भी इस वक्त अपनी अनाओं का नहीं, अपनी सियासत का नहीं बल्कि पाकिस्तान का सोचने की ज़रूरत है, ताकि जो इदारे इस वक्त खसारे में हैं वो मुनाफे में तभी जा सकेंगे। वरना आज बजट का आधा हिस्सा खसारे में है, कल ये मुकम्मल भी हो सकता है या पूरा भी हो सकता है। सोचिएगा ज़रूर। वक्त ख़त्म हो गया। इंशाल्लाह नाज़रीन से कल मुलाकात होगी। अपना और अपने मुल्क का ख़ास ख्याल रखिए। अल्लाह ने के बाद।